नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश चौधरी। स्वागत है एक बार फिर से आपका फिजिक्स गुरु डॉक्टर आरसी सर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में टेस्ट माइनर टेस्ट पार्ट 3 ग्रेविटेशन चैप्टर जो है उसके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपीएससी, आरपीएससी, 11, 12, मेडिकल और आईआईटी, तो दोस्तों आज का लेक्चर वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रखा आपसे कि पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन वेग u है, यानी अर्थ से एस्केप वेलोसिटी u है। पृथ्वी के द्रव्यमान व त्रिज्या के दुगुने द्रव्यमान व त्रिज्या के ग्रह पर पलायन वेग कितना होगा। आपको एक ऐसे प्लेनेट पे एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग बताना है जहां पर मास और रेडियस जो है वो अर्थ के मास और रेडियस का डबल हो। तो यानी एक तरह से पृथ्वी के पलायन वेग से कंपेयर कर रहा है उस प्लेनेट की। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस जो होते हैं तुलनात्मक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी के लिए, फॉर द अर्थ। पृथ्वी के लिए पलायन वेग की बात करें तो फॉर्मूला आपको पता है, वीई एस्केप वेलोसिटी। अर्थ की हम बात करें, फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। अब सेम तरीके से हम उस ग्रह की बात करेंगे जिसके लिए ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम कहेंगे ग्रह के लिए, फॉर द प्लेनेट, उस ग्रह की बात करें तो ये हो जाएगा एस्केप वेलोसिटी उस प्लेनेट के लिए इक्वल्स टू, फॉर्मूला बनेगा हमारे पास √2g मास ऑफ द प्लेनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द प्लेनेट। अब इन दोनों को डिवाइड करना है, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसको ऊपर रखें, तो आप एस्केप वेलोसिटी उस प्लेनेट की ऊपर रखोगे, एस्केप वेलोसिटी अर्थ की नीचे रखेंगे। तो देखिए, दोनों में रूट है तो एक कॉमन रूट बना दिया हमने। प्लेनेट के लिए बात करें तो 2g मास ऑफ प्लेनेट और ये हो जाएगा आपके पास में रेडियस ऑफ प्लेनेट, और इसको रिवर्स कर दे तो ये बन जाएगा आपके पास में 2g मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। 2g कॉमन आके कट गया, तो जो चीज जिसके साथ कंपेरेबल है उसके साथ लिखेंगे। तो हमने कहा मास ऑफ प्लेनेट, इसे हम लिखेंगे मास ऑफ अर्थ के साथ, मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय हो गया रेडियस ऑफ प्लेनेट। अब देखिए, डाटाज क्या दे रखे हैं, उस प्लेनेट का मास और रेडियस अर्थ का डबल है, यानी मास ऑफ प्लेनेट इक्वल्स टू ट्वाइस द मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट इक्वल्स टू 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखो, इन दोनों की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास में क्या बनेगा, मास ऑफ प्लेनेट की जगह हम ये रखेंगे, अंडर रूट बन गया आपके पास में ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ, मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ प्लेनेट है तो इसको आप लिखोगे ट्वाइस रेडियस ऑफ अर्थ, और ऊपर आपके पास में है रेडियस ऑफ अर्थ। ये कट गया, इससे ये कट गया, 2 से 2 कट गया, इक्वल्स टू 1। और आप लोगों को दोस्तों अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है वो u दे रखी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आप कहोगे एस्केप वेलोसिटी उस प्लेनेट की जिसकी कैलकुलेट करनी है, उसको u को यहां 1 से मल्टीप्लाई करो, इट विल बी u। यानी पृथ्वी और उस ग्रह का जो पलायन वेग है वो दोनों सेम होगा। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रखा है, गुरुत्व जनित त्वरण यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसके लिए सही कथन जो है उसका आपको चुनाव करना है। तो 4 ऑप्शन क्या कह रखा है, पहला पृथ्वी तल से ऊपर यह ऊंचाई के साथ बढ़ता है। आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे अर्थ से हाइट बढ़ती है वैसे वैसे ग्रेविटी रिड्यूस होती है। ए ऑप्शन में ये कह रहा है हाइट बढ़ने पे ग्रेविटी इंक्रीज, जबकि हमें पता है कि हाइट बढ़ने पर ग्रेविटी रिड्यूस होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हुआ। सेकंड कह रहा है कि यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण प्रभावित होता है। बी ऑप्शन में देखिए, आप लोगों को पता है कि अर्थ के रोटेशन के कारण जो ग्रेविटी बनती है उसका फॉर्मूला होता है g' इक्वल्स टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, जैसे जैसे अर्थ का रोटेशन चेंज होगा वैसे वैसे ग्रेविटी चेंज होगी, इसका मतलब बी ऑप्शन अभी तक सही है। थर्ड ऑप्शन की बात करें, ध्रुवों की उपेक्षा भूमध्य रेखा पर यह अधिक होता है। आपको पता है पोल्स पे ग्रेविटी मैक्सिमम और इक्वेटर पर मिनिमम, सी ऑप्शन गलत हुआ। फोर्थ,
यह पृथ्वी के भीतर गहराई के साथ बढ़ता है। जैसे जैसे आप डेप्थ पे जाते हो वैसे वैसे ग्रेविटी रिड्यूस होती है और एट द सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के केंद्र पर इसका मान 0 होता है। तो डी अपने आप ही गलत। तो सही बताने के लिए हमने 3 ऑप्शन गलत प्रूव कर दिए। सेकंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/9 है। यानी कोई भी एक अननोन प्लेनेट है, उसका मास अर्थ के मास का 1/9 है। इसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है। किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार इतना है, तो उस ग्रह पर उस पिंड का भार कितना होगा। देखिए ध्यान से, आप लोगों को क्या दे रखा है, वेट दे रखा है उस पिंड का अर्थ पर, पृथ्वी पर कितना दे रखा है, 9 न्यूटन। तो आप लोगों को पता है कि फॉर्मूला हमारे पास में कितना होता है, मास इनटू ग्रेविटी। हमें पता है कि मास जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, ग्रेविटी चेंज होती है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एम जीएम अपॉन आर स्क्वायर। अब ये अर्थ की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं ऐसे लिखूंगा जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन होगा, यानी अर्थ पर उसका जो वेट है वो वैल्यू में तो 9 न्यूटन है, और फॉर्मुलेट करके मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है अब हम उसको किसी दूसरे पिंड पे लेकर गए, किसी भी दूसरे प्लेनेट पे, तो उस ग्रह की बात कर रहे हैं हम, उस प्लेनेट की बात कर रहे हैं, उस प्लेनेट पर उसका भार कितना होगा। आपको पता है मास चेंज नहीं होता, ग्रेविटी चेंज होती है। तो एम जी डैश लिख सकते हैं। फॉर्मूला आपके पास में कितना होगा, जी लिखा, मास ऑफ दैट प्लेनेट, मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट स्क्वायर। अब देखो डाटाज आपको दे रखे हैं कि उस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/9 है। तो हम ऐसे कह सकते हैं जी वैल्यू एज इट इज। मास की बात करें तो उस प्लेनेट का मास अर्थ के मास का 1/9 है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं ये हो जाएगा मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय कितना हुआ, 9 हो गया। मास ऑफ द बॉडी सेम है। रेडियस की बात कर रहा है तो इसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है, तो ये हम कहेंगे आर पी। जो आर पी है, रेडियस जो दे रखा है वो अर्थ जो है उसके रेडियस का हाफ है। तो ये बन गया हमारे पास में स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या बन जाएगा, जी एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। अब नंबरों का खेल है, इसका स्क्वायर 4 के ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हम कहेंगे 4/9 हो गया, 9 नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये वाली जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू आप लोगों को फर्स्ट इक्वेशन में 9 न्यूटन दे रखी है। तो फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा 9 इंटू 4/9। ये कट गया तो आपके पास में आएगा 4 न्यूटन। यानी उस प्लेनेट पे उस बॉडी का जो वेट है वो 4 न्यूटन होगा, जबकि उसका जो है अर्थ के ऊपर में 9 न्यूटन वेट है। यानी थर्ड क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है तो वह ऊंचाई जिस पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर भार का 1/4 होगा। हाइट आपको कैलकुलेट करनी है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, जब उसे हम h हाइट पे ले जाएं तो उसका वेट जो है अर्थ की सरफेस पर वेट का 1/4 हो जाता है। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आप लोगों को अर्थ की सरफेस पे अगर वेट की बात करें तो हम ऐसे कहेंगे W इज इक्वल्स टू, हमने बात की सतह पर, इज इक्वल्स टू m इंटू जी होता है आपके पास। तो ये बन जाएगा, देखिए जी एम एम अपॉन ये हुआ हमारे पास आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अगर कोई बॉडी अर्थ की सरफेस पे रखी हुई है तो सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा। मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द बॉडी, ये हो गया हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है h ऊंचाई पर हम बात करते हैं, h हाइट पर, तो उसका जो वेट है वो सरफेस पर वेट का 1/4 है। इसको बाद में कंपेयर करेंगे, पहले वैल्यू लिखेंगे। मास चेंज नहीं होता है, हाइट पर जाने पे ग्रेविटी चेंज होती है। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, जी सेम रहेगा, मास ऑफ अर्थ सेम रहेगा, मास ऑफ बॉडी सेम रहेगी, रेडियस जो है सेंटर से डिस्टेंस, ये प्यारे बच्चों r प्लस एच का होल स्क्वायर। इसको कह दिया मैंने सेकेंड इक्वेशन। अब ये क्या कह रहा है
h हाइट पर वेट जो है अर्थ की सरफेस पर वेट का 1/4 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं वेट एट द हाइट h इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स द वेट एट द सरफेस। अब बस वैल्यू डाल दीजिए, h की वैल्यू आपके सामने। WH का फॉर्मूला हमारे पास में है GMM अपॉन, ये बन जाएगा R प्लस H का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 मल्टीप्लाई, सरफेस की बात करें तो GMM अपॉन R स्क्वायर, GMM एक मुश्त कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपके पास जाएगा R स्क्वायर अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर खोल देते हैं। होल स्क्वायर नहीं खोलना, इसके सामने जो नंबर है वो भी किसी ना किसी का स्क्वायर दे रखा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए इसको आप लिख सकते हो R अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर, राइट साइड में 1/2 का होल स्क्वायर, तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं तो ये बन जाएगा R अपॉन R प्लस H इक्वल्स टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2R इज इक्वल्स टू R प्लस H, इसको यहां शिफ्ट कर दो H इक्वल्स टू 2R माइनस R। मेरे प्यारे बच्चों H इक्वल्स टू कितना है आपके पास R, तो कितनी हाइट पर यह काम होगा, आप कहोगे R हाइट पे, यानी फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, पिछली बार हाइट पूछ रहा था, इस बार डेप्थ पूछ लिया। आपसे कह रहा है उस गहराई का मान बताइए, कितनी गहराई पर गुरुत्व जनित त्वरण के कारण मान जो है सरफेस पर वैल्यू का 1/9 हो जाए। ये घुमा फिरा के देने वाले क्वेश्चंस हैं, आपको अपने फंडे याद रखने हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा है, कितनी हाइट पर ग्रेविटी, अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी की 1/9 हो जाए। फॉर्मूला हमें पता है कि G डैश इक्वल्स टू G 1 माइनस टी अपॉन R, ये फॉर्मूला, ठीक है। हाइट निकालनी है आपको, डेप्थ निकालनी, इस टी की वैल्यू। तो देखिए ये जो वैल्यू आपको दे रखी है, ये वैल्यू ये कितनी है, अर्थ पर जो सरफेस पे वैल्यू है उसकी 1/9 है, तो हम कह देंगे G अपॉन N हो गया इक्वल्स टू G 1 माइनस डी अपॉन R। G से G कट गया, अब यहां से R की वैल्यू निकालनी है तो पहले इसको ढंग से लिख दे, 1/n इक्वल्स टू 1 माइनस डी अपॉन R। इस माइनस वाले को यहां शिफ्ट करें, इसको यहां लिया, तो आपके पास बनेगा डी अपॉन आर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/n। सॉल्व कर लेते हैं, n ले लिया, n माइनस 1, r को शिफ्ट करो तो d इज इक्वल्स टू r n माइनस 1/n। अब ये ढूंढ लो आपके पास में कौन सा ऑप्शन में है, r n माइनस 1/n। देखिए पांचवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रखा है, पृथ्वी के समीप परिक्रमण करता हुआ एक उपग्रह जिसका पलायन वेग वी है और ऑर्बिटल वेलोसिटी कक्षीय वेग पीओ है, तो एक तरह से रिलेशन पूछ रहा है कितने टाइम्स होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोगों को पता है ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में जीएम अपॉन आर, और आपसे कह रहा है एस्केप वेलोसिटी फॉर्मूला होता है √2 GM अपॉन आर। अब इन दोनों को रिलेट कर दो, आप ये कह सकते हो VE अपॉन VO इज इक्वल्स टू, रूट कॉमन है दोनों में, ये बन जाएगा 2 GM अपॉन आर मल्टीप्लाई, इसको रिवर्स कर दीजिए, R अपॉन आपके पास में आएगा G, इससे ये कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट इक्वल्स टू √2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एस्केप वेलोसिटी जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी की √2 टाइम्स होगी। अब देखो √2 टाइम्स आपके पास कौन सा है, छठे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान किसी ग्रह के द्रव्यमान का 80 गुना है, यानी अर्थ का मास प्लेनेट के मास का 80 टाइम्स है, ठीक है, तथा व्यास, व्यास दे दिया मतलब रेडियस है, व्यास उस ग्रह के व्यास का डबल है, तथा पृथ्वी पर ग्रेविटी जी है, यानी जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है, तो उस ग्रह पर ग्रेविटी की वैल्यू बताइए। तुलनात्मक रूप से कर रहा है, तो देखिए सॉल्यूशन की बात करें तो पहले मैं आपसे कहूं पृथ्वी के लिए,
आंकड़े रखे हैं इसमें। अर्थ की अगर मैं बात करता हूं, आप कह सकते हो ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जी मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। सेम तरीके से उस प्लेनेट की बात करें हम, ग्रह के लिए प्लेनेट की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या बनेगा, ग्रेविटी उस प्लेनेट पे, जी मास उस प्लेनेट का डिवाइडेड बाय रेडियस प्लेनेट का स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन। अब कैलकुलेट आपको करनी है उस प्लेनेट पे ग्रेविटी, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो ऊपर इसको रखेंगे, तो हम कहेंगे इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, क्या बन जाएगा देखो, जीपी अपॉन जीई, इसकी वैल्यू 9.8 दे रखी है, आगे रखेंगे, ये बन जाएगा जी मास ऑफ प्लेनेट, और देखो ये यहां पर पी आएगा, मैंने ई लिख दिया इसमें, तो ये बन जाएगा आपके पास में रेडियस उस प्लेनेट का स्क्वायर मल्टीप्लाई, रिवर्स कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आर ई का स्क्वायर अपॉन जी मास ऑफ अर्थ, जी से जी कट गया, पहले इनको ढंग से लिख देते, मास ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट का होल स्क्वायर। अब देखो अर्थ का मास जो है वो 80 टाइम्स है उस प्लेनेट का, तो मास ऑफ अर्थ 80 टाइम्स है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं मास ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाय 80 इंटू मास ऑफ प्लेनेट मल्टीप्लाई व्यास, डायामीटर जो है वो रेडियस एक तरह से इसमें डबल है इसका, तो ये जो डबल दे रखा आपको इसमें, तो आप ऐसे कह सकते हो कि अर्थ जो है इसका रेडियस डबल है, तो 2 हो गया आर पी का होल डिवाइडेड बाय आर पी का होल स्क्वायर। अब देखो इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, यहां पर 80 है और यहां पर 4 हो गया डिवाइडेड बाय 80, अब काट लो आप इसको, ये लगभग आपके पास में 1 यानी 20। आप ये कह सकते हो, मैं यहां लिख देता हूं, देखो ग्रेविटी उस प्लेनेट पे डिवाइडेड बाय अर्थ पे है 9.8 इक्वल्स टू 1 अपॉन आया 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा आपके पास में कितना 9.8 डिवाइडेड बाय 20। मैं अगर इस जीरो को हटाऊं तो पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाएगा, आपके पास बनेगा 0.98 डिवाइडेड बाय 2, इसको काटोगे तो 0.49 आएगा आपके पास, तो आप कहोगे उस प्लेनेट पे ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो हमारे पास में आएगी 0.49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ढूंढ लो कौन सा 49 है, 0.49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेवंथ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां, क्या दे रखा आपसे, किसी ग्रह के द्रव्यमान तथा व्यास पृथ्वी की अपेक्षा दुगुने हैं, यानी किसी प्लेनेट का मास और रेडियस अर्थ के रेडियस और मास का डबल है, इस ग्रह पर सरल लोलक का आवर्त काल होगा, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम कितना होगा। आप लोगों को पता है कि अगर सिंपल पेंडुलम को एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे ले जाएं तो लेंथ का असर नहीं पड़ता, सीधा ग्रेविटी का असर पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारी जो घड़ियां होती हैं उनका प्रिंसिपल सिंपल पेंडुलम है। तो देखिए सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं हम। आप लोगों को पता है कि सरल लोलक जो है उसका आवर्त काल, सरल लोलक का आवर्त काल, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, फॉर्मूला होता है T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। अब सारा का सारा खेल जो है ग्रेविटी पे है, आप लोगों को पता है कि T प्रोपोर्शनल 1 अपॉन अंडर रूट कितना है, जी है। अब उस प्लेनेट पे ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी, उसका मास और रेडियस आपको दे रखा है, तो आपको बताना है कि अर्थ के मुकाबले कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले ग्रेविटी की बात करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले कंपेयर किया, प्लेनेट डिवाइडेड बाय अर्थ इज इक्वल्स टू जी कॉमन आ कट जाएगा, मास ऑफ प्लेनेट मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। अभी पिछले क्वेश्चन में जैसे किया, उस ग्रह का मास डबल है अर्थ का, तो 2 मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ हो गया, मल्टीप्लाई उस प्लेनेट पर रेडियस जो है अर्थ का डबल है, तो ट्वाइस हो गया आपके पास में रेडियस ऑफ अर्थ, और ये हो गया आर ई होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, यहां है 2 और नीचे हो गया 4, 1 अपॉन 2, इसको शिफ्ट करो इस साइड में। उस प्लेनेट पर ग्रेविटी जो है
अर्थ पर ग्रेविटी जी मान लेता हूं, जी अपॉन कितना होगा 2। अब देखो उस प्लेनेट पर ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी की 1/2 है। अगर ग्रेविटी आधी हो गई तो आप देखो, अगर ग्रेविटी कम होती है, सीधी सी बात है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब ग्रेविटी है 1/2, रूट के अंदर में है, तो ऐसे लिख, नंबर खेल है ये, तो टी प्रोपोर्शनल 1/√। जी की जगह मैं 1/2 रखूंगा, g/2 की जगह, तो मैं लिख देता हूं 1/2, ये 2 ऊपर आ जाएगा, प्रोपोर्शनल क्या हुआ, √2। उस प्लेनेट पर टाइम पीरियड जो है वो √2 टाइम्स हो जाएगा अर्थ के टाइम पीरियड का। तो अब देखिए, √2 टाइम्स ऑफ द पीरियड ऑफ द अर्थ, डायरेक्ट निकल गया, समान हो नहीं सकता, 1/√2 हो नहीं सकता, नन ऑफ देम नहीं है। 8वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आर त्रिज्या की पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करने में वह ऊंचाई h जिस पर g का मान 1/4 हो जाए, यानी अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पर हम जाए कि ग्रेविटी जो है वो 1/4 हो जाए। सेम तरीका है अभी थोड़ी देर पहले जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। देखिए, पृथ्वी सतह की अगर मैं बात करता हूं, पृथ्वी सतह पर, तो आप कहोगे अर्थ की सरफेस पर, फॉर्मूला बन जाएगा g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब ये जो रेडियस है ये आपके पास में है अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस, तो सरफेस के ऊपर रखे हुए हो तो ये आर हो जाएगा आपके पास, ठीक है, फर्स्ट ठीक। अब आपको निकालना कितनी हाइट पर ग्रेविटी 1/4 हो जाएगी, तो हमने कहा पृथ्वी सतह से, h ऊंचाई पर, मान लिया हम h हाइट पे गए, तो क्या बन जाएगा यहां पर, जी एच इक्वल्स टू, जी सेम रहेगा, मास ऑफ अर्थ सेम रहेगा, ये जो डिस्टेंस है ये आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि हाइट पर ग्रेविटी की वैल्यू 1/4 हो जानी चाहिए सरफेस पर ग्रेविटी की। तो हाइट पे वैल्यू का फॉर्मूला लिख रखा हमने, जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, सरफेस की बात करें फॉर्मूला लिखा हुआ है जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया आपस में। अब 1/4 कह रखा, देखो 1/4 लिखना है, ये चीज यहां लिखनी, तो सेम तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास में क्या आएगा, आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। 1/4 को मैं 1/2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, हट गया आपस में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया आपके पास में ट्वाइस ऑफ आर ई इक्वल्स टू आर ई प्लस एच, यहां शिफ्ट करो तो ये बन जाएगा आर ई इज इक्वल्स टू एच, यानी हाइट जो है वो रेडियस के इक्वल होगी। 9th क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, माना पृथ्वी के ध्रुवों तथा भूमध्य रेखा से पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जीपी और जीई है, पोल्स पे और इक्वेटर पे, पृथ्वी को अपनी अक्ष के परित ओमेगा कोणीय चाल से घूर्णन करता हुआ आर त्रिज्या का गोला मान लिया जाता है, ठीक है, तो जीपी और जीई का मान जो है वो कितना होगा। दोस्तों देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका मैं दुरुस्त करता हूं। मान लिया ये हमारे पास में पृथ्वी दे रखी है, अर्थ दे रखी, सेंट्रल पार्ट जो है इसका ये आपके पास में हो गया इक्वेटर, और यहां पर आपके पास में होंगे पोल्स, ऐसे बना। एक आदमी इस पॉइंट से चलता हुआ धीरे धीरे चलता चलता यहां पहुंच जाता है, इस पी पॉइंट, जिसका यहां से जो एंगल है वो कितना है, थीटा हो गया, सिंपल सी चीज। पी पॉइंट पे ग्रेविटी का फॉर्मूला जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं इक्वेटर की बात करता हूं, जीई यहां वैल्यू क्या होगी, इक्वेटर पर वैल्यू निकालने के लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखनी पड़ेगी आपको, क्यों, ये वैल्यू लौट के यहां आएगा तो थीटा 0, और आपको पता है कि थीटा 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, ये 1 हो जाएगा, यानी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये हो गया। अब यही आदमी मान लो चलता हुआ यहां पर पोल्स पे आ जाए तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, मैं लिख देता हूं थीटा 90 हो जाएगा,
थीटा 90 होते ही cos 90 की वैल्यू जो है वो तो जीरो हो जाएगी। अब cos 90 जीरो हुआ तो ये पूरा नंबर डूब गया। आपके पास में आया पोल्स पर जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू हो गई जी। अब आपसे क्या कह रहा है, पोल्स और ग्रेविटी इक्वेटर पे जो है उनको माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस करना है। तो जो पूछ रहा है वैसा हम करेंगे, ग्रेविटी एट द पोल्स माइनस ग्रेविटी एट द इक्वेटर। पोल्स पे वैल्यू कितनी है जी, माइनस इक्वेटर पे ये है तो ब्रैकेट लिख देता हूं मैं, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ब्रैकेट ओपन कर दो, साइन चेंज हो जाएंगे, जी प्लस ओमेगा स्क्वायर आर कट गया आपस में, इक्वल्स टू आया ओमेगा स्क्वायर आर। तो ढंग से लिखे, पोल्स पर ग्रेविटी माइनस इक्वेटर पर ग्रेविटी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर। अब देखो ओमेगा स्क्वायर आर इसका आंसर है, तो चार ऑप्शन में कौन सा है, ओमेगा स्क्वायर आर। आपके पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है दोस्तों 10वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दो सैटेलाइट S1 और S2 ये आर त्रिज्या के किसी ग्रह के चारों ओर कक्षाओं में परिक्रमण कर रहे हैं। S1 ग्रह की सतह के सन्निकट तथा S2 4r त्रिज्या की कक्षा में गति कर रहा है। S1 S2 की जो कक्षीय चाल है उनका अनुपात क्या है। देखिए डायग्रामेटिकली समझते हैं हम, ये हमारे पास में कोई भी एक प्लेनेट हो गया, ठीक है। अब आपसे कह रहा है S1 S2 दो सैटेलाइट है, S1 तो जस्ट नजदीक में ही राउंड लगा रहा है, नजदीक का मतलब ये हो गया हमारे पास, ठीक है। यहां पर सैटेलाइट जो है वो आपके पास हो गया S1, हाइट इतनी कम है कि रेडियस r के बराबर ही मान लेते हैं नजदीक में, ठीक है। आप कहोगे सर ये डिस्टेंस जो है ये r मान लिया हमने, ओके। फिर आपसे कह रहा है कि दूसरा सैटेलाइट जो है वो इतना दूर है कि इसका जो डिस्टेंस है वो 4r है। S2 सैटेलाइट यहां मान लिया मैंने, यहां से इसका जो डिस्टेंस है त्रिज्य दे रखा है इसमें, तो सेंटर से ही डिस्टेंस है, तो ये हो गया आपके पास में 4। अब आपसे पूछ रहा है कि S1 और S2 इनकी जो ऑर्बिटल स्पीड है इसका रेशियो बताइए। सिंपल सा फंडा है, कक्षीय चाल जो होती है मेरे प्यारे बच्चों उसका जो फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल स्पीड, VO इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर। अब ये जो आर लिखा है मैंने, आप इसको स्मॉल आर कह सकते हैं। स्मॉल आर का मतलब क्या है, देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये जो स्मॉल आर है इसका मतलब होता है रेडियस प्लस हाइट। और सबसे अच्छी बात है इत्तेफाक की, यहां पर डिस्टेंस सेंटर से ही दे रखा आपको, तो आपको सरफेस से हाइट लेने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, पहले S1 की बात कर रहा है फिर S2 की बात कर रहा है, तो हम कहेंगे ऑर्बिटल स्पीड S1 डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल स्पीड S2 इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखा हुआ है रूट में जी मास ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ का मास जो है इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा डिस्टेंस S1 का मल्टीप्लाई S2 की बात करें तो GM नीचे आ जाएगा और डिस्टेंस ले लिया हमने S2, GM कॉमन है, डिस्टेंस निपटा देगा इनमें। S2 के लिए डिस्टेंस जो आपको दे रखा है वो आपके पास कितना है 4r, इट विल बी 4r डिवाइडेड बाय S1 जो है अर्थ के सबसे नजदीक है, तो ये आपके पास r डिस्टेंस पे ट्रेवल कर रहा, कट गया, √4 को आप 2 लिख सकते हो। अब देखो दोनों का रेशियो जो आपके पास में आया वो 2:1, तो 2:1 कौन सा है, सी ऑप्शन। देखिए दोस्तों थोड़ी सी सावधानी हटेगी दुर्घटना घटेगी, क्यों, अगर आपने इसको उल्टा कर दिया तो 2 का उल्टा 1/2 भी ऑप्शन दे रखा है, परंतु अभी आपका आंसर 11वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान कांस्टेंट रखें तो इसकी त्रिज्या 1% कम कर दी जाए तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला आपको पता है, G इज इक्वल्स टू होता है GM अपॉन R स्क्वायर। परसेंटेज चेंज का तरीका मैं आपको त्रुटि एरर यूनिट एंड डायमेंशन में बता चुका हूं। G कांस्टेंट है, M कांस्टेंट रख रहा है, तो इसका मतलब यह है कि G प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर। आप इसको परसेंटेज एरर में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा G अपॉन G परसेंट इक्वल्स टू, अब देखो इसको ऊपर शिफ्ट करो, R की पावर -2 आया तो ये बनेगा -2
डेल्टा आर अपॉन आर परसेंट। अब देखो सिंपल सा फंडा है, रेडियस जो है उसको 1% कम कर रहा है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, ये वाली जो वैल्यू है इसको 1% कम कर रहा है, -1% कर रहा है। -1 यहां लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वैल्यू आएगी आपके पास में +2%। प्लस में आ रहा है इसका मतलब ग्रेविटी बढ़ रही है, और कितनी बढ़ रही है? 2%। तो आप इसमें ये कह सकते हो, अगर रेडियस आप 1% कम करते हो तो ग्रेविटी जो है, गुरुत्वीय त्वरण, वो +2% इंक्रीज हो जाए। अब 2% इंक्रीज कौन सा है? इनमें तो रिड्यूस कर रहा है, और देखिए विल इंक्रीज्ड बाय 2%, यानी 12वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का 81 टाइम्स है, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या की 3.5 टाइम्स है। पृथ्वी की सतह पर चंद्रमा की सतह पर पलायन वेगों का अनुपात बताइए। रेशियो बताना है आप लोगों को दोनों की सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी। तो फॉर्मूला जो है उसको कंपेयर करना है। पलायन वेग का फॉर्मूला होता है √2gm अपॉन r। डिस्टेंस होता है, रेडियस ले लेता हूं मैं इसके अंदर में, ठीक है। अब किसको ऊपर रखना है? पृथ्वी की सतह को और चंद्रमा की सतह को। तो अर्थ की सरफेस को ऊपर रखना है। मैंने कह दिया पलायन वेग अर्थ पर पृथ्वी डिवाइडेड बाय पलायन वेग हो गया हमारे पास में मून पर चंद्रमा। फॉर्मूला लिखा हुआ, कंपेयर करें, रूट कॉमन बना दिया। अर्थ के लिए बात करें 2g मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। मून के लिए रिवर्स कर दो, 2g मास ऑफ मून, ये हो जाएगा आपके पास में रेडियस ऑफ। देखो 2 से 2 कट गया, g से g कट गया, तो बचे उनको ढंग से लिख देते हैं, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ मून मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ मून डिवाइडेड बाय हो गया रेडियस ऑफ अर्थ। अब जो वैल्यू दे रखी है वो लिखेंगे, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान 81 टाइम्स है, इसकी वैल्यू हम ये लिख सकते हैं कि 81 मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय मास ऑफ मून हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये कट जाएंगे आपस में। अब ये कह रहा है पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या की 3.5 टाइम्स है, तो यहां पर नीचे आएगा, देखो अर्थ जो है 3.5 रेडियस ऑफ मून, ये बन गया आपके पास में रेडियस ऑफ, कट गया आपस के अंदर। जो वैल्यू बच रही है उनको ढंग से लिख दें, इक्वल्स टू, ऊपर आ गया आपके पास में रूट में 81, नीचे आ गया आपके पास में 3.5, 81 तो बाहर निकल जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय रूट में आपके पास में आ गया 3.5। तो मेरे प्यारे बच्चों, अर्थ पर जो ग्रेविटी होती है वो 9.8 एज्यूम करता हूं मैं, तो वैल्यू कितनी आएगी? अब देखिए 9 एज इट इज है, इसका रूट जो होगा 1.870 के आसपास में आता है। अब इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो वो बनेगा आपके पास में 4.81। तो यानी अर्थ पर और मून पर जो एस्केप वेलोसिटी है उसका रेशियो हमारे पास में 4.81। तो देखिए 4.81 आपके पास में सी ऑप्शन, यानी 13वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है? आर त्रिज्या की कक्षा में किसी ग्रह का परिक्रमण काल टी है, और अगर इस ऑर्बिटल रेडियस को बढ़ा के 4r कर देता हूं तो अब परिक्रमण काल कितना होगा? यह सवाल आप लोगों को पता है केपलर के थर्ड लॉ पे है। केपलर का थर्ड लॉ कहता है कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की पावर 3। टी आपके पास में है टाइम पीरियड, आवर्त काल, टाइम पीरियड आवर्त काल, और आर जो आपके पास में है इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल रेडियस, यानी कक्षीय त्रिज्या जो होती है वो होती है। देखिए दो जनों की कंपैरिजन कर रहा है, तो आप ऐसे कह सकते हो T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। वैल्यू डाल देते हैं। जब रेडियस R था तो टाइम पीरियड T था, तो T1 की जगह T लिख देता हूं, T2 हमें कैलकुलेट करना है होल स्क्वायर। पहले रेडियस था आपके पास R, बाद में जो रेडियस है हमारे पास वो कितना है 4R, होल क्यूब, कैंसिल आउट हो गया। अब इस स्क्वायर को यहां हटाओगे तो 1/2 आ जाएगा,
तो T अपॉन T2 इज इक्वल्स क्या बन जाएगा 1/4 पावर बन गया 3/2। मेरे प्यारे बच्चों 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर और बाहर 3/2 इंतजार कर रहा है इसका कट गया। तो 1/2 का क्यूब जो है हमारे पास में वो बन जाएगा 1/8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो T2 इधर आ जाएगा 8 वहां चला जाएगा तो T2 की वैल्यू हो गई आपके पास में 8 इंटू टी। अगर ऑर्बिटल रेडियस 4 गुना कर देता हूं तो प्यारे बच्चों टाइम पीरियड जो है वो 8 टाइम्स हो जाएगा 8 टाइम्स यानी डी। 14 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है लेंदी एक तुल्यकालिक उपग्रह के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले कह रहा है कि यह ग्रीनविच याम्योत्तर तल में भ्रमण करता है गलत। यह खगोलिश विषुवतीय रेखा के लंबवत गति करता है गलत। पृथ्वी के तल से इसकी ऊंचाई लगभग पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होती है गलत। क्यों इसका जो रेडियस है वो 36,000 किलोमीटर हाइट पे रहता है। तो आप ये कह सकते हो इसकी ऊंचाई पृथ्वी की सतह से अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम्स होती है अर्थ की रेडियस के। बिल्कुल सही है 6 गुना यानी 6R के बराबर इसकी जो हाइट होती है वो होगी। 15वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन है। डायरेक्ट थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन था। 16 नेपच्यून और शनि ग्रहों की दूरियां क्रमशः इतनी और इतनी हैं। इनके परिक्रमण काल TN और TS है। तो इनकी कक्षाओं के वृत्तीय मान लिए जाएं तो TN और TS जो है इनका मान कितना होगा। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन आया था केपलर के थर्ड लॉ पे। हम ये कह सकते हैं T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। अब T1 जो है वो नेपच्यून का है इसमें TN और ये हो गया सैटर्न का शनि का होल स्क्वायर इक्वल्स रेडियस रेडियस ऑफ नेपच्यून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सैटर्न होल क्यूब। तो देखिए नेपच्यून जो है उसका रेडियस दे रखा है आपको 10⁻13 ज्यादा दूर होता है। सैटर्न जो है वो 10⁻12 दे रखा है। पावर हो गई 3 सॉल्व करोगे तो 10 आ जाएगा और पावर हो गई आपके पास कितनी 3। इस 2 को यहां शिफ्ट करो तो TN अपॉन TS इज इक्वल्स टू 10 की पावर यहां बनेगा 3/2। अब देखो सब 10 के अंदर में दे रखा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं देखो 10 को 3 बार लिखेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 लिखने का तरीका है और ये हो गया 1/2। तो 2 10 का तो एक पेयर बन के बाहर निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में 10 एक रूट में 10 फंस जाएगा 10√10। तो 10√10 आपके पास कौन सा है। 16वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल क्यों नहीं है। Why the atmosphere is absent on the moon surface। बड़ा सिंपल सा फंडा है आपको तरीके से समझाऊं। देखो हमने 2 प्लेनेट बना दिए एक बनाया ये और एक बनाया यहां पर। इसको मैं कह देता हूं ये पृथ्वी है और इसको मैंने कह दिया चंद्रमा। आप मुझे बताओ कि सारा का सारा झंझट वायुमंडल को है। वायुमंडल क्या है गैसों का गुच्छा। जिस प्लेनेट के चारों ओर गैसों का एक एनवलप होगा एक गुच्छा होगा उसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं। गैसें कहां रुकती हैं कहां नहीं रुकती। सबसे पहले पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर पलायन वेग जो होता है एस्केप वेलोसिटी वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ अगर किसी भी चीज को पृथ्वी सतह से भगाना है परमानेंटली तो उसकी स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है चंद्रमा की बात करते हैं 1/6 ग्रेविटी होती है। एक ऑन एन एवरेज आंकड़ा पकड़ लेते हैं इसमें। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग लगभग 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा की सतह से अगर किसी पिंड को भगाना है तो 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड आपको देनी पड़ेगी। अब देखिए सारा खेल डिपेंड करता है गैसों पे। आप लोगों को पता है कि बोल्ट्जमैन यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वहां से गैसों की आरएमएस वैल्यू निकलती है। तो अगर मैं बात करूं गैसों की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग कितना होता है एक कॉमन टेम्परेचर पे बात करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर पे।
ये लमसम आता है 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड। सेम चीज गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग आरएमएस वैल्यू 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड। अब क्या मतलब हुआ देखो, गैसें जो होती है उनकी स्पीड पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग से कम है। इसका मतलब गैसें चाह की पृथ्वी सतह को नहीं छोड़ सकती, तो चाह कर भी पृथ्वी सतह को नहीं छोड़ सकती है, तो पृथ्वी के चारों ओर उनको रहने की मजबूरी है। मजबूरी है इसका मतलब पृथ्वी के चारों ओर क्या रहेगा, वायुमंडल। हाँ, अगर इन गैसों की स्पीड पृथ्वी के पलायन वेग से ज्यादा कर दो तो ये भाग जाएगी। सेम चीज अब चंद्रमा पे इन गैसों को ले जाके छोड़े तो गैसों की स्पीड है 3.5 और चंद्रमा पे पलायन के लिए चाहे 2.5, तो गैसों की स्पीड तो चंद्रमा के पलायन वेग से ऑलरेडी पहले से ही ज्यादा है। अगर आप गैसों को ले जाके छोड़ भी दोगे तो भाग जाएंगी, फिर छोड़ोगे फिर भाग जाएंगी। क्यों? क्योंकि गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग चंद्रमा के पलायन वेग से ज्यादा है, इजेक्ट कर जाएंगी ये। इस कारण चंद्रमा की सतह पर कोई वायुमंडल उपस्थित नहीं। 4 ऑप्शन ढूंढने हैं। इट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, इससे क्या फर्क पड़ा, गलत। फिर कह रहा आपसे कि चंद्रमा का पृष्ठ ताप कम है, कोई फर्क नहीं है। चंद्रमा पर अणुओं का पलायन वेग उनके आरएमएस वेग से कम है, ठीक है। चौथा, चंद्रमा पर अणुओं का पलायन वेग उसके आरएमएस से अधिक है। अब मुझे बताओ, चंद्रमा का पलायन वेग आरएमएस से कम है, ज्यादा नहीं है। ज्यादा होता तो वायुमंडल होता। तो ये कह रहा चंद्रमा पर अणुओं का पलायन वेग उनके आरएमएस मान से कम है। तो 17वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन है। नेक्स्ट, फंडा पूरा बता दिया इसमें मैंने। 18वां क्वेश्चन, दो पिंड एक ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ए की त्रिज्या 4r है, बी की त्रिज्या r है। ए की चाल 3v है, तो बी की चाल कितनी होगी? कक्षीय चाल पूछ रहा आपसे। देखिए, सिंपल सा तरीका है। ऑर्बिटल स्पीड की बात करें तो कक्षीय चाल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट जी एम अपॉन ऑर्बिटल रेडियस। दो प्लेनेट है ए और बी की बात करते हैं, तो वी ए और ये हो गया हमारे पास वी। रूट में ए के लिए जी एम सेम रहेगा, क्योंकि पृथ्वी या जो भी ग्रह है वो तो सेम है हमारे पास में। ये हो गया आपके पास में आर ए के लिए। रेडियल डिस्टेंस चेंज है। बी की बात करें, जीएम नीचे आ जाएगा हमारे पास, और ये हो गया आर बी। ये कैंसल आउट, आपके पास बचा रूट में आर बी डिवाइडेड बाय बच रहा है आर ए। अब आप खुद देख लो, वैल्यूज दे रखी है बोर्ड पे आपको क्या दे रखा है कि ए की त्रिज्या है 4r और बी की त्रिज्या है r। बी की त्रिज्या है r, ए की त्रिज्या है 4। कैंसल आउट हो गया। आपके पास बचा 1/4 रूट में, बाहर ले जाओ इसको 1/2। अब ए की वेलोसिटी दे रखी है 3v। ए की वेलोसिटी यहां पर मुझे दे रखी है इसने 3। मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो 3v अपॉन वीबी इज इक्वल्स टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो वज्र गुणा, वीबी इज इक्वल्स टू हो गया 6v। अब 6v कौन सा ऑप्शन है ढूंढ लो। देखो 18वें क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रखा है, एम द्रव्यमान को दो भागों में बांट दिया। एक तो xm है, दूसरा 1 - xm है, और दिए हुए पृथक्करण के लिए दो खंडों के मध्य अधिकतम गुरुत्वाकर्षण बल के लिए एफ एक्स का मान कितना होगा। यानी जो दो टुकड़े किए हैं उनको हमने कांस्टेंट डिस्टेंस पे रख दिया, तो इनके बीच में अगर फोर्स मैक्सिमम की जाए तो एक्स जो है, जो टुकड़े हमने किए हैं वो कितने होने चाहिए। तो देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हमारी फिजिक्स गुरु मोबाइल ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे, जो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, एम मास हो गया, इसके दो पार्ट्स कर दिया। पहला पार्ट हमारे पास में हो गया एक्सएम, एक्सएम। दूसरा पार्ट जो हमारे पास में है ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 1 - xm। इनके बीच में कोई भी एक सर्टेन डिस्टेंस r डाल दिया हमने, और ये कहना चाह रहा है एफ मैक्सिमम होना चाहिए। आपको पता है ग्रेविटेशन फॉर्मूला जो है जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखो, मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी xm, मास ऑफ द सेकेंड बॉडी 1 - xm डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ढंग से लिखे तो क्या बन जाएगा ये, जी
एम स्क्वायर, ये बन गया आपके पास x माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन कितना हुआ आर स्क्वायर। अब देखिए फोर्स तो मैक्सिमम कह रहा है और मैक्सिमम चीज हमेशा कांस्टेंट होती है, तो हम एक छोटा सा काम करेंगे, इस f का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। क्यों? x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो x के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स, यहां नंबर हमारे पास में जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया, और इक्वल्स टू जीरो। क्यों? क्योंकि f मैक्सिमम है, मैक्सिमम कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो देखिए सबसे पहले इनको बाहर निकालो, जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ जाएंगे, डी बाई डी एक्स, इनका डिफरेंशिएशन होगा x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, जीरो। इस नंबर को जीरो के पास शिफ्ट कर दो और इसका डिफरेंशिएशन करो, 1 माइनस टू एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसको यहां शिफ्ट करेंगे, 1 इक्वल्स टू 2x, और x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। x की वैल्यू 1/2 है, तो x की वैल्यू तो आ गई, चलो 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 1/2 रखूंगा तो पहला टुकड़ा आएगा m/2 का, x की वैल्यू 1/2 रखूंगा तो यहां पर भी 1/2 आएगा, यानी m/2। तो आज के बाद एक कंसेप्ट याद रखें, किसी भी पिंड के अगर दो टुकड़े करने हो और फोर्स मैक्सिमम चाहिए तो ध्यान रहे दोनों टुकड़े बराबर द्रव्यमान के होने चाहिए, इक्वल मास के होंगे तभी फोर्स मैक्सिमम होगा। 19वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, केपलर का द्वितीय नियम किस पर बेस्ड है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कोणीय संवेग जो है इसके संरक्षण पर आधारित है। 20वें का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। 21, एम द्रव्यमान की वस्तु 2r त्रिज्या की कक्षा में से 3r त्रिज्या की कक्षा में स्थानांतरित करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? देखिए मान लिया आपको ऐसे दे रखा है कि जैसे ये है पृथ्वी हमारे पास, अर्थ हो गई, कोई भी एक प्लेनेट जो है 2r रेडियस पे घूम रहा है, तो हमने इसको एक काम किया, इसका रेडियस ऐसे बना, ये हो गया, यहां से लेकर यहां का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दिख रहा होगा आपको येलो कलर का, इस जगह की बात कर, तो ये रेडियस आपको कितना दे रखा है, 2r दे दिया। अब ये कह रहा है कि इसको यहां से शिफ्ट करके 3r तक ले जाना है, यानी 3r जो है यहां पर आपको इसको ले जाना, थोड़ा सा बड़ा बना दे सकते, ये देखो, अब इसको आपको इस जगह ले जाना है, क्या ले जाना, रेडियस आपके पास में कितना हो, 3r हो गया, क्या ले जाना। तो आपसे ये कह रहा है कि अगर इस प्लेनेट को ए से उठा के मैं बी पे ले जाऊं तो मुझे कितनी एनर्जी जो है वो लगानी पड़ेगी। सिंपल सा फंडा है दोस्तों, दोनों की एनर्जी का डिफरेंस, यानी ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी है और बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो निकालना है। और आप लोगों को पता है कि U इज इक्वल्स टू जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, फॉर्मूला होता है माइनस जी एम एम अपॉन आर। अब देखो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी, आर की वैल्यू बढ़ेगी तो जी एम एम अपॉन आर की वैल्यू कम होगी, ये माइनस में है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो करना क्या है आपको, इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस करना है। तो हमने कहा कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, पी पर एनर्जी ज्यादा है यूबी, माइनस ए पे एनर्जी कम है यूए। आप ऐसे करो, फाइनल माइनस इनिशियल, फॉर्मूला आपके सामने रखा हुआ है, हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए ये आपके पास में बनेगा माइनस जी एम एम अपॉन बी पॉइंट पे जो डिस्टेंस था वो आपके पास कितना था, 3r, और माइनस करके ए पॉइंट की बात करते हैं तो माइनस जी एम एम मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हमारे पास में कितना था, 2r। अब सॉल्व कर लो इसको, माइनस माइनस प्लस, माइनस जी एम एम अपॉन हो गया 3r और प्लस करके हो जाएगा जी एम एम अपॉन 2r। कॉमन निकालना है, एलसीएम लेना, आप जिस टाइप से करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। मैंने कॉमन निकाल लिया, जी एम एम अपॉन आर कॉमन खींच, अंदर क्या बच रहा आपके पास में, -1/3
और यहां पर बच रहा आपके पास में +1/2। मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम ले डालते हैं, कितना बन जाएगा Gmm/r। एलसीएम आ गया 6, इधर बन जाएगा -2, इधर बन जाएगा 3 प्लस का 1/6, यानी Gmm अपॉन आपके पास में आएगा 6r। इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी अगर ए से आपको बी पर ले जानी हो। तो दोस्तों देखिए कौन सा ऑप्शन है, Gmm/6r, यानी डी ऑप्शन जो है आपके पास में करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 21 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रखा है, एक ग्रह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की अपेक्षा 27 गुना तेज परिक्रमण करता है। फिर आपसे कह रहा है सूर्य से ग्रह तथा पृथ्वी की दूरियों का अनुपात होगा, यानी डिस्टेंस निकालना है। आप लोगों को दोस्तों साफ पता है केपलर का थर्ड लॉ अगर मैं यूज करूं प्लैनेटरी मोशन का, तो T1/T2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू R1/R2 का होल क्यूब। अब देखो अगर मैं T1 उस प्लेनेट के लिए मान लेता हूं और T2 मैंने कह दिया अर्थ के लिए, होल स्क्वायर इक्वल्स टू R जो है प्लेनेट का हो गया और ये हो गया आपके पास में अर्थ का होल स्क्वायर। निकालना क्या है, आपको पूछ रहा है रेशियो प्लेनेट का ऊपर रखना है, ठीक है। अब टाइम पीरियड की बात करते हैं, वो कह रहा है कि वो ग्रह जो है पृथ्वी की अपेक्षा 27 गुना ज्यादा समय ले रहा है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, TP = 27 टाइम्स अर्थ हो गया, वैल्यू डाल दीजिए, ये बन जाएगा 27 T अर्थ डिवाइडेड बाय T अर्थ होल स्क्वायर इक्वल्स टू RP/RE। हर बार टाइम पीरियड निकालना होता है, इस बार डिस्टेंस निकालना, कैंसिल आउट हो गया, 3 को वहां शिफ्ट कर दो। RP/RE इजिकल्स टू 27, पावर हो गई आपके पास 2/3। 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3, 2/3 कैंसिल आउट हो गया, 3 का स्क्वायर इट विल बी 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, RP अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं, रेशियो पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 9/1, यानी 9 गुना ज्यादा डिस्टेंस होगा उस प्लेनेट का एज कंपेयर टू अर्थ। तो देखिए 22वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रखा है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का परिक्रमण काल 29 डेज का है। यदि चंद्रमा का द्रव्यमान वर्तमान द्रव्यमान का डबल कर दिया जाए और बाकी सारी राशियों को कांस्टेंट रखा जाए तो चंद्रमा का परिक्रमण काल कितना होगा। प्यारे बच्चों छोटा सा फंडा होता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसका जो वृत्तीय पथ है उसका रेडियस हम r मान लेते हैं। देखिए एक छोटी सी चीज, मान लो ये पृथ्वी हो गई और चंद्रमा उसके चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रहा है, यहां से लेकर यहां तक का रेडियल पाथ कितना हो गया, r हो गया। अब ये इसके चक्कर लगा रहा है t, और t आपको दे रखा कितना 29 डेज, ये मान ली बात इसमें। अब ये कह रहा है कि मास को डबल कर दिया, टाइम पीरियड का मास के साथ एक रिलेशन चाहिए, तो फॉर्मूला आपको पता है कि समय बराबर होता है दूरी बटे 4। आप ये कह सकते हो कि टाइम पीरियड जो है वो दूरी कितना, एक चक्कर जिसको 2πr कहेंगे परिधि, डिवाइडेड बाय कक्षीय चाल, अंडर रूट होता है हमारे पास में Gm/r। सॉल्व करें, r को ऊपर ले जाएं तो 2π/√, कितना हो गया Gm, और r की पावर हो जाएगी 3/2। अब इसमें कह रहा है कि मास को चेंज करना, बाकी सबको सेम रखना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि t प्रोपोर्शनल 1/√, कितना हुआ m हुआ। अब दो स्थितियां आपके पास में, T1/T2 इज इक्वल्स टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रूट में m2 अपॉन हो जाएगा हमारे पास में m1। अब देखो पहले आवर्तकाल था 29 डेज का, बाद में आवर्तकाल निकालना है, बाद में द्रव्यमान पहले का डबल करना है, तो 2 हो गया m1 अपॉन आपके पास हो गया m1, कट जाएगा, ये बना कितना √2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो T2 इज इक्वल्स टू 29/√2। यानी अब अगर मास को डबल कर दें तो चंद्रमा का जो परिक्रमण काल है, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन है, वो 29/√2 हो जाएगा। यानी 23वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रखा है, यदि चंद्रमा का कक्षीय वेग
वर्तमान मान का 41.4% बढ़ा दिया जाए, तो आपसे वो पूछ रहा है कि उसके बारे में क्या होगा। द मून विल मूव अराउंड द अर्थ एट ट्वाइस द स्पीड, दुगुनी रफ्तार से गति करेगा। फिर पूछ रहा है चंद्र कक्ष की त्रिज्या दुगुनी हो जाएगी, चंद्रमा स्थिर उपग्रह बन जाएगा, चंद्रमा अपनी कक्षा छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाएगा। यानी अभी जिस स्पीड से वो जा रहा है उससे अगर 41.4% ज्यादा उसको बढ़ा दे तो क्या होगा। एक सिंपल सी चीज देखिए, आप लोगों को पता है कि दो चीजें होती है हमारे पास में, एक होता कक्षीय और एक होता है हमारे पास में पलायन। अगर मैं बात करता हूं ऑर्बिटल की, तो फॉर्मूला बनता है हमारे पास √Gm/r। अगर मैं पलायन की बात करता हूं एस्केप की, तो फॉर्मूला बनता है हमारे पास में √2Gm/r। अब इन दोनों को रेशियो में ले, तो मैं ये कह सकता हूं कि एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी, देखो रेशियो में लोगे तो Gm/r कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा √2। इसको यहां शिफ्ट करो, VE इज इक्वल्स टू √2 इंटू VO। परसेंटेज की बात कर रहा है, √2 की वैल्यू 1.414 हो गई VO। ठीक है, अब परसेंटेज में लेना है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि VE परसेंटेज इक्वल्स टू, परसेंटेज कैसे बनाते हैं, 100 से गुणा कर दो, 100 से भाग कर दो, 141.4 VO%। क्या मतलब हुआ, अगर मैं कक्षीय चाल को वर्तमान स्पीड का 141.4% कर दूं, 141.4% करने का मतलब मैंने उसको कितना बढ़ा दिया, 100 के ऊपर जितना भी है इंक्रीज कर दिया, 41.4% इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब वो पलायन वेग के बराबर पहुंच जाएगा, और पलायन वेग के बराबर पहुंचेगा इसका मतलब उसकी अब कोई मजबूरी नहीं है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने की। तो आप कहोगे द मून विल लीव द ऑर्बिट एंड गो इन द स्पेस, अब वो पृथ्वी का चंद्रमा नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हमारे पास डी ऑप्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी के किसी उपग्रह का आवर्तकाल 5 घंटे है, यानी कोई भी अर्थ का एक सैटेलाइट है 5 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा रहा है। यदि पृथ्वी तथा उपग्रह के बीच का पृथक्करण बढ़ाकर पहले के मान का 4 गुना करते हैं, यानी डिस्टेंस को मैं 4 गुना कर दूं, तो टाइम पीरियड जो है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज तो आपको टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं आपसे कहूं, मान लो ये आपके पास में है पृथ्वी, और ये कोई भी आपके सैटेलाइट है चारों ओर चक्कर लगा रहा है, सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है वो कितना हो गया, r हो गया। अब जब ये पूरा चक्कर लगाएगा तो कोई ना कोई स्पीड है इसकी, और डिस्टेंस तो r हो गया। तो आवर्तकाल का जो फॉर्मूला है आपको पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो आप कहोगे दूरी कितनी है, पूरा एक चक्कर लगा रहा है, पूरा एक चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब वृत्तीय परिधि हो गई, सरकमफ्रेंस, वृत्तीय परिधि डिवाइडेड बाय आपके पास में हो गया कक्षीय चाल, कक्षीय चाल ऑर्बिटल स्पीड। वैल्यू डाल देते हैं, परिधि होती है हमारे पास में 2πr डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल, ये बन जाएगा आपके पास में Gm/r। इसको सॉल्व करें तो 2π/√Gm, ये तो कांस्टेंट है, r ऊपर जाएगा रूट लेकर जाएगा, तो एक r पहले से पड़ा है, रूट वाला r 1/2 ले गया तो 3/2 बन गया, इक्वल्स टू हो गया आपके पास में 2π/√Gm, और ये बन जाएगा r की पावर 3/2। अब देखिए 2π/√Gm कांस्टेंट है, आप ये कह सकते हो टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ आपके पास r की पावर 3/2। अब देखो ये कह रहा है कि एट प्रेजेंट जब रेडियस r है तो आवर्तकाल 5 घंटे है। फिर आपसे कह रहा है कि अगर ये डिस्टेंस को मैं 4 गुना कर दूं तो टाइम पीरियड कितना होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो T1/T2 इज इक्वल्स टू R1/R2, 3/2 हो गया। वर्तमान में 5 घंटे है, इसको मैं 5 आवर्स कह दूं। T2 की वैल्यू निकालनी है आपको, R1 की वैल्यू आपके पास में R है, और R2 कह रहा है 4 टाइम्स करना है, ये हो गया 4R, बढ़ जाएगा आपस में 5/T2 इज इक्वल्स टू 1/4, पावर बन गई आपके पास 3/2।
1/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर, और ये बन गया आपके पास 3/2, कट गया। 1/2 का क्यूब मेरे प्यारे बच्चों 1/8 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो T2 इज इक्वल्स टू जो है आपके पास 8 इंटू 5 यानी 40 घंटे। जो पहले आपके पास में 5 घंटे में चक्कर लगा रहा था, अब वो 40 आवर्स में कंप्लीट चक्कर लगाएगा। 25वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन है। तो दोस्तों ये था आज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। अगर दोस्तों आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हां दोस्तों, अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप हमारा स्टडी मटेरियल परचेस करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर आज ही जाकर वहां पर फिजिक्स गुरु डॉक्टर RC सर का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और जिस किसी भी कोर्स की आप तैयारी कर रहे हैं उस कोर्स को बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस पे आप परचेस कीजिए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। चलिए दोस्तों, इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे, तब तक धन्यवाद।